चलिए जी, गुड इवनिंग। वेलकम विद अ न्यू ब्रांडेड न्यू चैप्टर। हमारा कौन सा है जी? जर्नल। आज जर्नल की हमारी सेकंड क्लास की रिकॉर्डिंग है, जहां पे हमने देखा था, मैंने आपको बताया था जर्नल जो है आपके पूरे अकाउंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका जितना भी अकाउंट्स टिका हुआ है ना, जितना भी अकाउंट्स टिका हुआ है वो सारा जर्नल चैप्टर के ऊपर टिका हुआ है। +1 में जितने मर्जी चैप्टर्स हो, ठीक है, उसके 5-6 चैप्टर्स में जर्नल आएगा ही आएगा। मतलब अगर आज आप कर लोगे ना, रूल वही के वही है जो +1 के अगले 5 चैप्टर में भी काम आएंगे। क्लास +2 में टोटल 13 चैप्टर्स का सिलेबस है। बुक्स 3 है क्लास +2 में, लेकिन पूरे चैप्टर्स है 13। 13 चैप्टर में से 12 चैप्टर्स में जर्नल चैप्टर आएगा। और आज हम जर्नल चैप्टर की शुभारंभ करने वाले हैं। नोटिंग मैंने आपको कॉपी पे लिखवा दी है, PDF भेज के, ठीक है। आज हम इसको समझेंगे। हो सकता है आज आपको सारा कुछ समझ नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी। इस चैप्टर को समझने के लिए पहले 2 दिन, एक आज का दिन और एक कल का दिन में सारे बेसिक्स और रूल्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपको फिर भी डाउट आएंगे, क्यों? क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो। इस चैप्टर के जैसे ही 5 या 6 दिन हो जाएंगे, आपको ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है। हर चैप्टर की जो शुरुआत है, पहला दिन और दूसरा दिन आपको लगेगा क्या ही चल रहा है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। किसी को आधा समझ आ जाएगा, हाथ नीचे, हेमंत सभी के हाथ नीचे। किसी को आपको आधा समझ आ जाएगा, किसी को पूरा समझ आ जाएगा, किसी को बिल्कुल ही थोड़ा सा समझ आएगा। अगले 2 दिन 3 दिन आप लोगों ने कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपके लिए वो पहली बार है। मेरे लिए कम से कम 70-80 बार हो चुका है, 40-50 बार मैं पढ़ा चुका हूँ, खुद भी पढ़ चुका हूँ। तो मेरे लिए तो 1 मिनट में काम आ जाएगा। आप लोगों के लिए पहली बार है। आज आप लोग समझ जाओगे कि क्या क्या चीजें हैं। 2-3 दिन में आपसे क्वेश्चंस होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन या प्रोसेस क्या था अकाउंटिंग का। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है अकाउंटिंग का? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। दूसरा होता है जर्नल। यही चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। जर्नल का दूसरा नेम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों था इसका दूसरा नाम? क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार रिकॉर्ड होती है। उसके बाद लेजर। अब लेजर चैप्टर शुरुआत करने के लिए मेरे को जर्नल आना चाहिए, क्योंकि जहां पे जर्नल चैप्टर खत्म होता है वहीं से लेजर स्टार्ट होता है। लेजर चैप्टर के बाद आएगा ट्रायल बैलेंस, उसके लिए आपको लेजर आना चाहिए। फिर आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उससे पहले आपको ट्रायल बैलेंस आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारा सारा सिलेबस टिका हुआ है जर्नल चैप्टर पे, क्लास +1 का भी, क्लास +2 का भी। इसलिए यही चैप्टर है जिसको हम सबसे ज्यादा टाइम लगाएंगे। इतनी परफेक्शन में करेंगे ये वाला चैप्टर हम। स्कूल के कंपैरिजन में, मे बी स्कूल में आपका चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ दिन के बाद स्कूल में स्टार्ट होगा, और हमारा ट्यूशन में वो चैप्टर आधा हुआ पड़ा होगा सिर्फ। जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमें इस चैप्टर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। जितनी स्पीड मेरी इस चैप्टर में समझ लो कम रहेगी ना प्रोपोर्शनेटली, मैं अगले आने वाले 2 चैप्टर में उसमें स्पीड में इंक्रीज कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जो अगले चैप्टर्स आएंगे ना वो इंडिपेंडेंट चैप्टर है, उसका अगले चैप्टर से लेना देना नहीं होगा, लेकिन जर्नल चैप्टर का पूरे सिलेबस से लेना देना है। इसलिए मुझे पता है कि बच्चों के माइंड में सबसे ज्यादा क्या डालना है, जर्नल चैप्टर। हो सकता है स्कूल का चैप्टर अभी शुरू नहीं हुआ हो और हमसे पहले वो खत्म कर देंगे, और ऐसा होगा तो कोई टेंशन नहीं लेनी। हमें जर्नल चैप्टर ढंग से सीखने। अब जर्नल चैप्टर में याद रखना, जर्नल चैप्टर समझने के लिए कुछ शेर व शायरी भी बना के आया हूं मैं आज। खैर बनाए के क्या, +2 का भी करवाया था, वही वाली दोबारा अपनी वीडियो देख ली थी कि मैंने कौन से शेर बनाए थे। तो कुछ 2-3 शायरियां सुनाऊंगा। कितने रूल दिख रहे हैं आपको सामने? जर्नल चैप्टर में ना समझने के लिए 4 तरह के रूल्स होते हैं। सर 4 नहीं है, 3 है। 3 रूल्स को बोलते हैं 3 गोल्डन रूल्स। इसी 3 रूल्स के ऊपर पूरा सिलेबस टिका हुआ है। इसके अलावा एक एडिशनल रूल होता है, उस एडिशनल रूल को कभी कभी मॉडर्न रूल बोला जाता है। सर मॉडर्न मतलब सर फिर जो गोल्डन रूल हुए वो ट्रेडिशनल हुए, आप कह सकते हो। तो 3 गोल्डन रूल्स है, एक मॉडर्न रूल है। मॉडर्न रूल को कहते हैं एडिशनल रूल, लेकिन टीचर्स ना करवाते ही नहीं है, वो कहते हैं बस 3 गोल्डन रूल्स है। तो पहले हम 3 गोल्डन रूल्स के ऊपर ही चलेंगे, इसी के ऊपर सारा चैप्टर का बेस है। 3 गोल्डन रूल्स के नेम याद रखो पहले। क्या क्या नेम्स है? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल रूल किससे रिलेटेड है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। पर्सनल रूल का सबसे पहले फॉर्मूला, मैं पहले ना आपको एक बार के लिए फॉर्मूले बता रहा हूँ, इनके फॉर्मूले क्या हैं, इनके रूल क्या हैं। कभी कभी जो पर्सनल रूल है इसको पर्सनल अकाउंट भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? पर्सनल अकाउंट। कभी कभी आपसे टीचर ये पूछेगा पर्सनल अकाउंट क्या है, तो कभी आप पर्सनल अकाउंट बोल देते हो, कभी कभी पर्सनल रूल बोल देते हो। पहला है पर्सनल, दूसरा क्या है? रियल, तीसरा क्या है? नॉमिनल। कल स्नेहा कहती सर नॉमिनल मतलब जो बहुत कम इंपॉर्टेंट हो। नहीं बेटा, जो नाम का होता है। नहीं, नाम का भी है और काम का भी है। यहाँ पे कोई नाम नूम वाली चीज नहीं है, यहाँ पे नाम प्लस काम दोनों वाली चीजें हैं।
नाम सिर्फ है नॉमिनल। पहले तीनों के नेम याद करो, 3 गोल्डन रूल्स। पहला पर्सनल रूल, रियल रूल, नॉमिनल रूल। मनकीरत और परम आपको साथ साथ बोलना है थोड़ा सा, ठीक है, तभी पता लगेगा ना कि बच्चा एक्टिव है कि नहीं। पहला रूल कौन सा है? पर्सनल। दूसरा रियल। तीसरा दूसरा पहला। तीसरा पहला दूसरा तीसरा। ये तो सिर्फ रूल्स के या अकाउंट के नेम है। 3 गोल्डन रूल्स है, ये उनके नेम है। अब उनका उनके अंदर एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला डिब्बे में डाला हुआ है, पैक भी किया हुआ है। पर्सनल अकाउंट का या पर्सनल रूल का फॉर्मूला होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और ये जो रूल है ना, ये रूल रिलेटेड होता है पर्सन से। किससे रिलेटेड होता है? पर्सनल रूल पर्सन से रिलेटेड होता है और उसका फॉर्मूला होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एक लाइन में हिंट देता हूं, जैसे कोई पर्सन है जिसको मैं कोई सामान बेच रहा हूं, मैं कौन हूं? बिजनेस। पहले तो मैं आपको फर्स्ट ना अकाउंट का प्रिंसिपल करवा देता हूं, बड़े सारे बच्चे नए हैं। अकाउंट सीखने के लिए सबसे पहले आपको पहला प्रिंसिपल सीखना पड़ता है, जो आपका चैप्टर नंबर 3 में है। चैप्टर नंबर 3 में ये भी नहीं कि पहले पहले दे दिया प्रिंसिपल, दूसरे तीसरे नंबर पे दिया हुआ है। हमारे ट्यूशन में पहला कॉन्सेप्ट, जिसने फर्स्ट डे से ज्वाइनिंग की थी उनको मैंने कसम खिलाई थी ऐसे हाथ रख के, कि पहली कसम क्या है, उसका नेम होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या नाम है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट जब तक आप नहीं सीखोगे आपको अकाउंट समझ नहीं आएगा। तो उस अकाउंट की एक ही शर्त है, पूछो कि सर वो शर्त क्या है? वो शर्त है कि उस में एक एजम्पशन है कि आपको अकाउंट सीखने से पहले क्या मान के चलना पड़ेगा कि बिजनेस जो है वो एक अलग पर्सन है। बिजनेस का जो मालिक है ना, जिसने धंधा शुरू किया है, वो अलग पर्सन है। अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन अलग पर्सन है? बिजनेस। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे मैं बता देता हूं, ये हो गया बिजनेस, ये हो गया ओनर। ओनर बेचारा टुंडा है, ठीक है जी। ये हो गया बिजनेस, ये हो गया ओनर। अकाउंट कह रहे हैं ये दोनों पर्सन्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा दोनों इंडिविजुअल हैं। इंडिविजुअल का मतलब होता है हम लोग जो चल फिर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, ट्यूशन पढ़ सकते हैं, पैसे खर्च कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअल। एक वर्ड होता है पर्सन। हम हमेशा ये बोलते हैं ना वो पर्सन गलत है, वो पर्सन गलत है। अकाउंट्स की लैंग्वेज में ना पर्सन का मतलब इंसान नहीं होता, इंसान का मतलब होता है इंडिविजुअल। तो ये दोनों ही, ये देखो मैं क्या लिख रहा हूं, बिजनेस जो है ये फर्स्ट पर्सन है। पर्सन मतलब एक इंडिविजुअल से ऊपर उठ के, गवर्नमेंट ने या अकाउंट्स ने इसको पर्सन की उपाधि दी हुई है। ओनर को बोला हुआ है, ये आपको उर्दू लग रही होगी बेटा, ये उर्दू नहीं है। ओनर ये जो है ये सेकंड पर्सन है, ठीक है जी, ये दोनों पर्सन है। इस वाले को बोला गया, बिजनेस वाले को, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन वो होते हैं जो रजिस्टर्ड हो जाते हैं, जैसे बैंक हो गई, कोई कंपनी हो गई, कोई दुकान हो गई, गुरुद्वारा साहिब हो गया, मंदिर हो गया, हॉस्पिटल हो गई। मतलब जो कोई संस्था है, कोई दुकान है, बैंक है, कंपनी है, वो पर्सन में है। लेकिन क्या कभी बैंक चल फिर सकता है? गुरुद्वारा साहिब चल फिर सकते हैं, मंदिर चल फिर सकता है, हॉस्पिटल, दुकान ने, कंपनी नहीं ना। लेकिन वो एक रजिस्टर्ड है। आप लोगों ने गुरुद्वारा साहिब के बाहर हमेशा एक वो देखा होगा, गुरुद्वारा श्री सिंह सभा, उसके बाद क्या लिखा होता है? रजी, रजिस्टर्ड लिखा होता है ना। कभी भी देखना गुरुद्वारा साहिब के बाहर लिखा होता है गुरुद्वारा श्री सिंह सभा, गुरुद्वारा रजी। मंदिरों के बाहर भी लिखा होता है ब्रैकेट में रजी। रजी का मतलब होता है रजिस्टर्ड। गवर्नमेंट के पास वो रजिस्टर्ड है, तो उसको भी बोला जाता है एक पर्सन। हॉस्पिटल भी एक पर्सन है, कंपनी भी एक पर्सन है, दुकानदारी। अब जैसे हमारी ट्यूशन का नाम है मुंगिया कॉमर्स अकेडमी, एमसीए, तो एमसीए भी एक पर्सन है, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि वो अपने बेसिस पे सोच नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता। उसके बेसिस पे जो उसके मेंबर होंगे, उसके ओनर होंगे, वो सोचते हैं। क्या आपको पहला पर्सन में डिफरेंस समझ में आ गया? तो कोई भी बिजनेस है वो कौन सा पर्सन होता है? गुरलेन इधर, कोई भी बिजनेस है वो कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल। जो ओनर है वो भी एक पर्सन है, लेकिन उसको बोला जाता है नेचुरल पर्सन। इसी को बोला जाता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का एक और मतलब होता है ह्यूमन बीइंग। हाँ जी, नहीं कहेंगे ना, इंडिविजुअल इंसान को कहेंगे, नेचुरल वाले बंदे को। जैसे स्नेहा इंडिविजुअल है, तरुण सर इंडिविजुअल है। एमसीए वो इंडिविजुअल नहीं है, वो एक पर्सन है। तो मतलब पर्सन की डेफिनेशन बहुत वास्ट है। पर्सन में इंडिविजुअल भी आ जाता है, पर्सन में बिजनेस भी आ जाता है। आप लोगों को ये फर्क समझ में आया? पहले पर्सन से रिलेटेड सिंपल कर देते हैं बिल्कुल एक लाइन में। बिजनेस एक अलग पर्सन है, ओनर जो है बिजनेस का ओनर वो अलग पर्सन है।
हमें जब भी अकाउंटिंग सीखनी है ना, हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि ओनर जी भी सकता है, मर भी सकता है, ओनर पागल भी हो सकता है, भाग भी सकता है, बिजनेस तो वहीं का वहीं रहेगा। कई बार जैसे दादाजी या पिताजी किसी बंदे के किसी की डेथ हो जाती है, तो उसका बिजनेस कौन संभालता है? उनके बच्चे, उनके अगले आने वाली पुश्ते। तो इसके अलावा बिजनेस चलता रहता है। ओनर जो है वो आ भी जाते हैं, चले भी जाते हैं, जीते भी हैं, मरते भी हैं। हमें हमेशा बिजनेस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या पहली कंडीशन समझ में आई? एक बार के लिए मेरे साथ साथ बोलो, बिजनेस एक अलग पर्सन है और दूसरा ओनर एक अलग पर्सन है। हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अकाउंट्स की पहली कसम है। ओके है जी। अब यहां पे सोच के देखो, अगर मैं कौन? बिजनेस, मैंने किसी को सामान बेचा, जैसे हमने कल वाली एग्जांपल में लिखा था, समझ लो मैंने अमिताभ बच्चन को सामान बेचा, तो मेरी दुकान में से सामान गया, जैसे मैंने ये सामान बेचा अमिताभ बच्चन को, तो अमिताभ बच्चन ने ये सामान लिया, अमिताभ बच्चन ने ये सामान लिया। सिर्फ अमिताभ बच्चन देखो रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर है, गिवर नहीं है। जिसने गिवर बोला वो गलत है, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं गिवर हूं, बिजनेस। तो मेरे को अपने लिए नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूं जो बंदा है उसको मैं सामान दे रहा हूं, ही इज अ रिसीवर। तो रिसीवर है, रिसीवर मतलब कोई पर्सन है, तो उसके लिए जो रूल लगेगा वो रूल लगेगा पर्सनल रूल। पैसे भी तो दे ही रहा हूं। मैं सामान की बात कर रहा हूं, ठीक है? अभी समझते चले जाओ, धीरे धीरे चीजें समझ आएंगी। पहला जो रूल होता है वो पर्सन से रिलेटेड होता है, ठीक है? अब पढ़ के देखो पहले वाला। पहले रूल का नाम क्या है? देखो ना, पर्सनल। पर्सनल रूल किससे रिलेटेड है? पर्सन से। पर्सन मैंने आपको दो तरह के तो समझा दिए, कौन कौन से? एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल, एक तीसरा सिखाऊंगा। और इस रूल का फॉर्मूला होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मैंने अमिताभ बच्चन को सामान बेचा, अमिताभ बच्चन इज अ रिसीवर ना, और रिसीवर है और वो पर्सन भी है। सर अमिताभ बच्चन पर्सन है, बिल्कुल ठीक है, नेचुरल पर्सन है। हाथ नीचे हेमंत। अमिताभ बच्चन कौन है? एक पर्सन। और वो कौन सा पर्सन है? नेचुरल पर्सन, क्योंकि वो चल फिर सकता है। और उसने सामान रिसीव किया, तो रिसीवर के हिसाब से सोचो, डेबिट में लिखूं उसको या क्रेडिट में? डेबिट में। तो उसको करना है डेबिट, ठीक है? अभी अभी के लिए शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं, अभी आपको मैं इसको याद करवाऊंगा शेर व शायरी के रूप में। दूसरा रूल क्या है? रियल रूल। दूसरा रूल क्या है? रियल रूल। रियल रूल का ये देखो किससे रिलेटेड है? रियल रूल रिलेटेड है एसेट से। एसेट्स वो चीज होती है जो मेरी प्रॉपर्टी हो, जिससे मैं पैसा कमा सकता हूं, ठीक है? एसेट्स क्या होती है? जो मेरी प्रॉपर्टी है, जिससे मैं पैसा कमा सकता हूं, या मुझे कहीं से पैसा मिलना हो, ये मेरी सारी चीजें एसेट होती है। मतलब एक तरह से स्माइली। सर स्माइली मतलब मेरी प्रॉपर्टी, यहां पे मैं खुश बहुत होता हूं। इसका फॉर्मूला होता है, डिब्बे में पढ़ो क्या लिखा हुआ है एसेट का? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैंने एसी खरीदा, सोच के देखो मेरे बिजनेस में एसी आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। आने के लिए क्या है देखना, डेबिट है या क्रेडिट है? डेबिट है। तो एसी खरीदा, टीवी खरीदा, टेबल खरीदा, ये मेरी एसेट्स हैं। और एसेट्स के लिए आप पर्सनल रूल में नहीं जा सकते। पर्सनल रूल के लिए तो आपको पर्सन में जाना पड़ेगा। अगर तो पर्सन है कोई, उसके लिए पर्सनल रूल। अगर कोई एसेट से रिलेटेड है तो उसके लिए रियल रूल। रियल रूल कह रहा है डेबिट उसको करो जो आ रहा है, क्रेडिट उसको करो जो जा रहा है। अच्छा मैंने एसी खरीदा, क्या आया क्या गया? एसी भी मेरी एसेट है, कैश भी मेरी एसेट है। तो एसी को मैं लिखूंगा डेबिट साइड, कैश को लिखूंगा क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि कैश गया। डेबिट क्रेडिट क्या होता है, क्या लिखते हैं, सब कुछ समझाऊंगा। तीसरा होता है नॉमिनल रूल। नॉमिनल रूल देखो किससे रिलेटेड है, सबसे नीचे पढ़ो, एक्सपेंसेस एंड इनकम से, ठीक है जी। और इसमें डेबिट को डेबिट किए जाते हैं सारे खर्चों को, क्रेडिट किया जाता है सारे इनकम्स को। तो तीनों रूल्स का अगर आप देखोगे ना, क्या क्या तीनों रूल्स में आ रहा है। एक आ रहा है रिसीवर गिवर, एक आ रहा है रिसीवर गिवर, रिसीवर गिवर मतलब पर्सन। एक आ रही है एसेट्स मतलब व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। एक आ रहे हैं एक्सपेंसेस और इनकम। तो चार ही चीजें आ रही है, पर्सन, एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम्स। अब मैं आपको कि कोई है जिसको ये याद हो गया हो? अब मैं आपको शेरो शायरी की फॉर्म में याद करवाता हूँ। बड़े मुश्किल से बनाई थी, बहुत ही वेले बैठे थे तो मैंने शेरो शायरी बना दी। हर साल मैं नॉर्मली ऐसे समझाता था 10-10 20-20 बार। इस बार सोचो थोड़ा सा चेंज करते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर की शायरी मैं बना रहा हूं, पर्सनल वाले की, रियल वाले की आप बनाना। पर्सनल रूल के हिसाब से सोचो, मेरे साथ साथ बोलो, इंडिया इज अ कंट्री फुल ऑफ रिवर,
क्योंकि भारत में बहुत सारी नदियां हैं। इंडिया इज अ कंट्री फुल ऑफ रिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तालियां, तालियां नहीं बजा रहे यार, इतनी मैंने शेरो शायरी बनाई। वाह वाह, हाँ ऐसे वाह वाह करते रहना है। एक बार फिर से, इंडिया इज अ कंट्री फुल ऑफ डेबिट द क्रेडिट द, बन गई। इंडिया इज अ कंट्री फुल ऑफ रिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही आप बनाओ, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट की, जल्दी से कोई बनाओ। इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी, पंजाबी, जैसी मर्जी। नहीं तो मुझे सोचनी पड़ेगी। मेरे को पहली और तीसरी तो याद है, दूसरी भूल गया, इसलिए कह रहा हूं आपको बनाओ। कोई आउट वाली बनाओ यार, कोई बैट बॉल वाली बना लो। बॉल मारी, आउट हो गया। बनाओ यार लाइव। वट वट अड़ रहा है, वट को आग लगा दो। वट छोड़ दो। हाँ, डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। चलो आगे 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 आगे, याद आ गई। लड़कियों के बेस पे आइए, ठीक है, लड़कियों के ऊपर। बहुत बढ़िया है ना। सोच क्यों, कौन सी? क्या बात है, तालियां। लो जी, बन गई। मेरा भी यही बना था। लो जी, एक आ गई शेरो शायरी गुराक्ष की तरफ से। कुड़ियां फेमस है बनाने के लिए पाउट। वाह वाह करो। कुड़ियां फेमस है बनाने के लिए डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तालियां, बहुत बढ़िया जी। साथ साथ बोलो, लड़कियां फेमस है, डेबिट वर्ड कम्स इन। मैं भी बनाता हूं। मैंने क्या सोची थी, मैंने सोची थी लड़कियों के लिए सेम ऐसे ही था, लेकिन मेरा बस डायलॉग अलग था। निकलता है कैमरा, बनाते हैं पाउट। करो वाह वाह करो। निकलता है कैमरा, इधर इधर इधर, निकलता है कैमरा, बनाते हैं पाउट, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। मैं कह रहा मैं एक्सपेंसिव वाली बनाऊंगा, नॉमिनल रूल की बनाओ अब। अच्छा, पहली पहली क्या थी? इंडिया इज अ कंट्री फुल ऑफ रिवर, डेबिट द रिसीवर। दूसरी, निकलता है कैमरा, बनाते हैं पाउट, डेबिट वर्ड कम्स इन। तीसरी, एक्सपेंसिव इनकम वाली, गेन्स वाली। चलो मैं ही बनाता हूं। क्या था क्या था क्या था? चलती है गाड़ी, उड़ता है प्लेन। वाह वाह करो यार। चलती है गाड़ी, चलती है गाड़ी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स। वाह वाह, तालियां। एक बार फिर से, चलती है गाड़ी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। चाहे आप एक एक वर्ड बोलो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन। इनकम और गेन एक ही चीज होती है, तो तीनों के फॉर्मूले याद हो गए। पहला क्या था? पर्सनल। पर्सनल रूल क्या बोलते हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा क्या है? रियल। रियल रूल क्या कहता है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तीसरा क्या है? नॉमिनल। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। पर्सनल रूल किससे रिलेटेड है? पर्सन से। रियल रूल किससे रिलेटेड है? एसेट से। और नॉमिनल रूल एक्सपेंसेस है। अभी तक आपकी शॉर्ट समरी हो गई। अब हम सीखेंगे असली जर्नल का चैप्टर। पहला, पर्सनल रूल। अब पर्सनल रूल का फॉर्मूला याद हो गया मुझे, किससे रिलेटेड है ये याद हो गया। अब जर्नल एंट्री भी बनाना सीखेंगे। पर्सनल रूल, इसकी नोटिंग कल कर ली थी। पॉइंट नंबर 1 पढ़ो, ये किससे रिलेटेड है? पर्सन से। पहला पॉइंट क्लियर है जी, देखना। सेकंड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले कराए थे 2 टाइप्स ऑफ पर्सन, वो पूरे थोड़ी ना थे। पर्सन्स कितने तरह के होते हैं? स्क्रीन पे पढ़ो कितने। सबसे पहले है नेचुरल पर्सन, जैसे मिस्टर ए, मिस्टर बी, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, इसको बोलते हैं नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन के साथ में लिखो दैट इज इंडिविजुअल। दैट इज इंडिविजुअल यानी कि ह्यूमन बीइंग। नोटिंग कर ली थी तो वहां पे लिख लेना साथ साथ। नेचुरल पर्सन, 3 तरह के पर्सन होते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया होता है कि डिफाइन द टाइप्स ऑफ पर्सन। पहला पर्सन कौन है? नेचुरल। नेचुरल पर्सन वो होते हैं जो चल फिर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, पेट्रोल भरवा सकते हैं, मोमोज पिज्जा बर्गर खा सकते हैं, ट्यूशन आ जा सकते हैं। सेकंड पर्सन कौन से हुए? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है जो गवर्नमेंट या अकाउंट की नजरों में जिसको एक हमने आइडेंटिटी दी हुई है, रजिस्टर्ड हुआ पड़ा है, वो एज अ कंपनी, एज अ दुकानदार, एज अ हॉस्पिटल, एज अ गुरुद्वारा साहिब, एज अ मंदिर, एज अ जैसे वो नहीं होते, क्या कहते हैं, ओल्ड एज होम्स, ये सारे भी एक तरह से पर्सन्स होते हैं। तो इसको ये भी कहां पे आएंगे? पर्सनल रूल में। एग्जांपल आपके सामने है, कोई बैंक है, वो भी पर्सन है।
क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने अकाउंट्स ने इसको अपनी आइडेंटिटी दी हुई है। अच्छा, जियो सिम कौन सी कंपनी का है? रिलायंस वालों का। इनका मेन ओनर कौन है? अंबानी। कौन सा अंबानी? मुकेश अंबानी। थोड़ी सी जनरल नॉलेज बढ़ाओ। चलो, अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछता हूँ वो बताओ। मेरे को नहीं लगता फिर लड़कियां इस हिसाब से आंसर बता पाएंगी। देखते हैं, मेरे को गलत साबित करना है आप लोगों ने। जियो का आप लोगों ने सिम खरीदा, उसका रिचार्ज समझ लो नहीं हुआ या फलाना कोई भी एक तरह से कमी आ गई, मतलब फ्रॉड हो गया आपके साथ, प्रोडक्ट ठीक नहीं मिला। आप लोग चाहते हो कि अब हम केस करना चाहते हैं, कोर्ट केस। केस मुकेश अंबानी के अगेंस्ट करोगे या रिलायंस के अगेंस्ट? पर रिलायंस तो इधर इधर, पर रिलायंस तो देखा जाए मुकेश अंबानी की है, तो उसके तो मुकेश अंबानी भी कर सकते हैं। इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी पे भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों यार? ऐसा नहीं होता। वो कह रही है रिलायंस पे कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हो जाएगा उसके ऊपर। देखो नहीं होता। हाँ जी, देखो मैं बताता हूँ, इधर सुन लो, मैं समझा देता हूँ गुरलेन। मतलब सीखना नहीं है, सिम बदल दो। अब मेरी बात सुन लो, होता क्या है, हम केस इस जोत इधर, हम जो केस करते हैं ना, हम केस कंपनी के अगेंस्ट करते हैं, कंपनी के ओनर के अगेंस्ट नहीं। रीजन मैं बताता हूँ। अब जैसे मैं हूं, मैं भी एक कंपनी का मालिक हूँ। विप्रो कंपनी सुनी हुई है किसी ने? अडानी कंपनी सुनी हुई है? अडानी की। मैं उन दो कंपनियों में मालिक हूँ। तो अब अगर आप लोगों को उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिलेगा तो आप क्या मेरे अगेंस्ट केस कर दोगे? ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप लोग फिर से वही कनेक्शन भूल जाते हो। जो बच्चा सीखने के लिए रेडी है ना, वो अभी मेरे को आंसर दे देता, सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। नहीं 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 सर, हाँ बिल्कुल। अभी आप लोगों के पास पता है क्या, अगर किसी बच्चे की कनेक्टिविटी या फोकस थोड़ा अच्छा होता ना, तो आप लोग मुझे ये कॉन्सेप्ट याद कराते। क्योंकि एक मिनट यार, हाँ, आप लोगों ने मेरे को ये कॉन्सेप्ट याद करवाना था, सर दोनों पर्सन अलग अलग हैं, बिजनेस अलग है, मालिक अलग है, हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। लेकिन कई बार जहां पे मैं अब आप लोगों का एक डाउट दूर कर देता हूं, बच्चों को डाउट आ रहा होता है कि अगर रिलायंस के अगेंस्ट केस कर रहे हैं, समझ लो उसका मालिक ही तो फंसना चाहिए, लेकिन उसके मालिक, कंपनी के मालिक बहुत सारे होते हैं। तो कंपनी में क्या होता है, ये बड़े बड़े जो बिजनेसेस होते हैं, उन्होंने ना मेन जो शेयर होल्डर होते हैं ना, चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर्स, वो डायरेक्टर या सीईओ, वो क्या कहते हैं, वो होते हैं उसके लिए जिम्मेवार। तो अगर तो सिर्फ फाइन लग रहा है, अगर कंपनी के ऊपर सिर्फ फाइन लग रहा है, पेनल्टी लग रही है, कोई चीज चेंज करके देनी है, तब तो कंपनी कर देगी। लेकिन अगर यहाँ पे पनिशमेंट ये हुई कि इस वाले के बंदे को 2 दिन या 1 महीना जेल में डालना है, तो क्या मुकेश अंबानी को डालेंगे? जरूरी नहीं है। उन्होंने ना 5-6 बंदों की टीम बनाई होती है, मेंबर, जिसको एमडी बोलते हैं, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, कि अगर इन केस इनके ऊपर ऐसा पॉइंट लग रहा हुआ जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ये लोग बैठे होते हैं। तो अगर तो पॉइंट ऐसा हो ना कि पनिशमेंट वाला, कि जिसके ऊपर जेल का भी प्रोविजन है कि जेल में डालना पड़ेगा, फिर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से देखते हैं किसको डालना है। उसमें मुकेश अंबानी भी हो सकता है पॉसिबल, लेकिन जरूरी नहीं है। हो सकता है वो उस वाली कैटेगरी में ना आ रहा हो। पॉइंट समझ में आ गया आपको? मेरे समझाने का बेटा ये मकसद था कि आप लोगों ने जो भी पॉइंट सीखना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है, कभी भी ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सीखना। ठीक है? और तीसरा पर्सन होता है, एक हो गया नेचुरल पर्सन, एक हो गया आर्टिफिशियल, तीसरा पर्सन होता है बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव वो होता है जो किसी ना किसी एक्सपेंसेस को या इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ऑफिस में एक एम्प्लॉय लगे हुए हैं, सीख लेना अब क्या है। मेरे पास 2 एम्प्लॉय लगे हुए हैं, एक चुन्नी एक मुन्नी। कौन कौन? एक चुन्नी एक मुन्नी। चुन्नी का 1 महीना पूरा हो गया, मुन्नी का भी। चुन्नी को ना अभी तक मैंने सैलरी नहीं दी, तो इसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग सैलरी। जिसने काम कर दिया लेकिन अभी तक पैसे ही नहीं दिए, तो इसको अकाउंट्स में बोला जाता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है काम हो गया लेकिन अभी पैसा बैलेंस है, बकाया है, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। चुन्नी को मैंने पैसे नहीं दिए, मुन्नी के घर में शादी थी, ढोल बजने वाले थे, मुन्नी बदनाम होने वाली थी, तो मैंने उसको बदनाम होने के लिए, काम उसने अभी 1 महीना किया, मैंने उसको 2 महीने की सैलरी दे दी, मतलब कि उसको एडवांस सैलरी दे दी। इसको बोलते हैं एडवांस या प्रीपेड। तो मेरी आउटस्टैंडिंग सैलरी भी किसी पर्सन को देखा जाए तो प्रेजेंट कर रही है ना, रिप्रेजेंट कर रही है किसको? जिसको हमने पैसे देने हैं। और मेरी एडवांस सैलरी भी किसी को रिप्रेजेंट कर रही है जिसको आपने पैसे फालतू दे दिए। तो इसको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में सिर्फ 2 ही तरीके के लोग आते हैं, या तो आउटस्टैंडिंग वाले या प्रीपेड वाले, चाहे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो चाहे आउटस्टैंडिंग इनकम हो।
ज्यादा नहीं याद होता तो इतना याद रख लेना कि आउट रिप्रेजेंटेटिव पर्सन वाले में क्या क्या चीजें आती हैं, या आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड। और खुशी की बात बताता हूं, मार्च वाले पेपर में ना अभी मुक्कत वालों को या स्कॉलर वालों को ये क्वेश्चन आया था फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो कौन सा पर्सन है। कोई कोई लिखा है आर्टिफिशियल पर्सन, गलत। कोई लिखा है नेचुरल पर्सन, गलत। उसका आंसर होना था रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। एग्जाम का क्वेश्चन बता रहा हूं, जो अभी अभी पिछले महीने आपके पेपर खत्म हुए थे ना +1 वालों के, उनमें एक क्वेश्चन आया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है, आउटस्टैंडिंग, ये लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग, ये बॉक्सेस में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग। कह रहे हैं ये कौन से टाइप का पर्सन है, नेचुरल, आर्टिफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव। पढ़ के देख लो कौन सा है रिप्रेजेंटेटिव, खत्म। तो ये पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। अब जिसने पढ़ रखा है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, 1 नंबर फ्री का। अब इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया, ये सारी डिटेलिंग चल रही है, ऊपर तो शॉर्ट समरी हुई थी। क्या है, इंडिया इज अ कंट्री फुल ऑफ, इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया इज अ कंट्री, डेबिट द रिसीवर, इंडिया इज अ कंट्री, डेबिट द, क्रेडिट द। तो मतलब कि जिसको मिल रही है उसको डेबिट करना है, जो दे रहा है क्रेडिट करना है। अब आपको ये पता होना चाहिए डेबिट और क्रेडिट क्या होता है ना। किसी भी जर्नल एंट्री की, हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, जर्नल। जर्नल एंट्री को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, ये आ गया जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। जर्नल एंट्री का पहले फॉर्मेट देखो क्या है, डेट, पर्टिकुलर, 5 कॉलम बनेंगे टोटल। ये देखो ये बना हुआ है डेट, सेकंड नंबर पे क्या बना है, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद क्या बना हुआ है, एलएफ। जर्नल के बाद का अकाउंटिंग प्रोसेस होता है लेजर, तो ये उसी का नाम है कि लेजर में जाना है, इसलिए इसका नाम पड़ गया लेजर। और एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। डीआर मतलब डेबिट, कल बताया तो था। जर्नल एंट्री को लिखने का, ये देखो जर्नल एंट्री को लिखने का तरीका क्या होता है, एक बार के लिए जल्दी से सीख लो। जर्नल एंट्री को लिख, बहुत भरा हुआ है यार ये तो। जर्नल एंट्री को लिखने का ऐसे तरीका होता है, पहले मैं फॉर्मेट बना रहा हूं, ऐसे फॉर्मेट बन जाता होता है। पर्टिकुलर सबसे बड़ा बनता है, एलएफ बेचारा सबसे छोटा बनता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, जर्नल का फॉर्मेट। मेन तो आपको यही करना है पूरे चैप्टर में, पूरे सिलेबस में जर्नल का फॉर्मेट बना के करना है। सबसे पहला होता है डेट। जर्नल का मतलब याद है, मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन जिस जिस डेट पे होती चली जानी है, लिखते चले जाना है। और अगर आपको याद हो, परसों वाली क्लास में बताया था मैंने, जर्नल मतलब वही मोटी बुक, कि इतनी ट्रांजैक्शन लिख देते हैं, इतनी लिख देते हैं कि बुक बड़ी मोटी हो जाती है। जो भी नेचर में, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसको लिखते चले जाओ, उसको बोलते हैं जर्नल। पहला होता है डेट, दूसरा क्या होता है, पर्टिकुलर, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है एलएफ, फिर होता है डेबिट, फिर होता है क्रेडिट। जर्नल एंट्री को ना 2 वे में लिखा जाता है, डेबिट और क्रेडिट वे में। किसी भी जर्नल एंट्री की, किसी भी जर्नल एंट्री की जो अपर साइड है, अपर साइड को बोला जाता है डेबिट, लोअर साइड को बोला जाता है क्रेडिट। फॉर एग्जांपल, मैंने राम से सामान खरीदा, मैंने राम से सामान खरीदा, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री देखो क्या बनती है, सामान खरीदने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, परचेज। तो परचेज जो है, सामान मैं बार बार खरीदता हूं, जो मेरी दुकान है, या कभी 1 साल में एक बार खरीदूंगा, सोच के देखना। जो मेरी दुकानदारी है, मैं कहूंगा बार बार खरीदूं, बेचूं, तभी दुकान चलेगी। तो जो मेरी परचेजेज होती है ना गुड्स की, वो मेरी एसेट नहीं होती, वो मेरा खर्चा होता है। खर्चा क्यों, क्योंकि बार बार खरीदोगे पैसे दोगे। खर्चों के लिए रूल होता है नॉमिनल। नॉमिनल रूल याद है क्या कहता था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो पहले मुझे डेबिट करना पड़ेगा परचेजेस को, ध्यान से देखना, पहली बार सीख रहे हो। परचेजेस, मैंने डेट डाल दी, आज की डेट फॉर एग्जांपल वैसे ही डाल दी, 1 मई 2023। परचेजेस, उसके साथ वर्ड डालना पड़ता है अकाउंट, A/C, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है अकाउंट। फिर लिखना पड़ता है डेबिट यानी कि DR। ये जर्नल एंट्री की अपर साइड, मनन स्क्रीन पे, जर्नल एंट्री की अपर साइड मैंने लिख दी, परचेज अकाउंट डेबिट। उसका डेबिट यहाँ पे, समझ लो मैंने 500 का सामान खरीदा, तो मैंने 500 रुपए यहाँ पे लिख दिए, एक साइड पूरी हो गई। जब भी हमारा जर्नल एंट्री या ये चैप्टर है ना, ये मेरा चैप्टर चलता है डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है, चलो जी आज के 10 रुपए बन गए। किसका फोन था, परम आपका था, साइलेंट करो। चलो जी 10 रुपए की कमाई की ट्यूशन ने, बिल्कुल ठीक है। किसी भी जर्नल एंट्री का या अकाउंट्स का ना डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से चलता है। डबल एंट्री का मतलब होता है एक हाथ दो दूसरे हाथ लो। मैंने एसी खरीदा, एसी आया होगा, पैसा गया होगा ना। हर ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 इंपैक्ट होते हैं। मैंने वर्कर को सैलरी दी, उसने मेरे लिए काम किया, मैंने उसको पैसे दिए, तो 2 इंपैक्ट हो गए।
ठीक है। अब मैंने क्या किया था, सामान खरीदा था, किससे, राम से। तो यहाँ पे एक तो मैंने परचेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया। सर परचेज को डेबिट क्यों किया, ये देखो इसका लॉजिक लिख रहा हूं, क्योंकि परचेज जो है मेरे लिए एक्सपेंस है। सर एक्सपेंस क्यों है, क्योंकि पैसा देना है। और एक्सपेंस जो है वो किस रूल में आता है, नॉमिनल रूल में। और नॉमिनल रूल कहता था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल गेन्स। इनकम या गेन एक ही बात है। तो डेबिट में खर्चे आने हैं तो किसी भी जर्नल एंट्री की जो अपर साइड होती है, पहली साइड ऊपर वाली, उसको बोला जाता है डेबिट। तो मैंने नॉमिनल रूल के हिसाब से उसको डेबिट में लिख दिया। दूसरी चीज पे मेरे को राम ने सामान दिया, तो सोच के देखो राम रिसीवर हुआ इस केस में या गिवर हुआ, गिवर हुआ, क्योंकि राम ने सामान दिया, मैंने खरीदा ना, तो राम गिवर हुआ। गिवर के लिए कौन सा रूल होता है, गिवर एक पर्सन है, पर्सन के लिए होता है पर्सनल रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो गिवर को लिखना होता है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड लिखना सीख लो, कैसे लिखते हैं। क्रेडिट साइड को यहां से शुरू किया जाता है, सेंटर से। क्रेडिट साइड को शुरू किया जाता है टू से। सर टू क्यों, बेटा जिन्होंने अकाउंट्स बनाया था उन्होंने साथ में लिख दिया था एक आइडेंटिटी के लिए कि डेबिट वाले में इधर डेबिट लिख देंगे, क्रेडिट वाले में क्रेडिट नहीं लिखेंगे, उसकी जगह टू लिख दिया करेंगे, ताकि पता चल जाए आप क्रेडिट वाली साइड लिख रहे हो। कई कई बच्चे पता है क्या करते हैं, टू को यहां लिख देते हैं। मैं आपको बताता हूं गलती क्या करते हैं, पहले मैं सही वाली करके दिखाता हूं। टू राम अकाउंट, राम को सर आपने क्रेडिट लिखा है, जो भी मैं एंट्री की अपर साइड लिखता हूं उसको बोलते हैं डेबिट, जो भी जर्नल एंट्री की लोअर साइड होता है उसको लिखते हैं क्रेडिट, उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट। अब क्रेडिट में सर आपने राम को क्रेडिट क्यों किया है, अब मेरे को बताओ राम कौन है क्वेश्चन में, गिवर। क्या जो गिवर है, जो राम है, क्या वो पर्सन है, यस और नो। यार राम पर्सन है, कहते नहीं, नालायक राम पर्सन नहीं है। देखा, मैं 1 मिनट में फंसा लेता हूं बच्चों को। राम पर्सन ही तो है, कौन सा पर्सन है, नेचुरल इंडिविजुअल पर्सन है या क्योंकि देखो पर्सन की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, राम भी तो उसी में से ही पार्ट है, बस वो नेचुरल पर्सन है। तो राम गिवर है, राम पर्सन भी है। पर्सन के लिए रूल बताना कौन सा होता है, नहीं नहीं राम पर्सन, नहीं यार, पर्सन के लिए रूल होता है पर्सनल रूल, और पर्सनल रूल का फॉर्मूला होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो इसलिए ये वाला बंदा गिवर था, इसलिए इसको क्रेडिट करो, और हमने भी तो देखो क्रेडिट की है। एक बार फिर से, जो अपर साइड है वो डेबिट, उसके सामने लिख दिया डेबिट। सर जो लोअर साइड क्रेडिट है उसके साइड पे क्रेडिट नहीं लिखना होता, नहीं, क्योंकि उसमें हमने क्या लिख दिया, टू। डेबिट वाली साइड पे आपने यहाँ पे डेबिट लिख दिया तो ये आइडेंटिटी हो गई, क्रेडिट वाली साइड में टू लिख दिया तो ये आइडेंटिटी हो गई। बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे यहीं से शुरू कर देते हैं, टू को लिखना यहां से। अगर मैं टू को यहीं से लिखना शुरू कर दूं, मेरे को कैसे पता चलेगा डेबिट वाला है कि क्रेडिट वाला है। इसलिए ये प्रेजेंटेशन होती है कि जो आपको क्रेडिट वाला लिखना है ना, सेंटर से लिखना शुरू करना है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के। चीज समझ में आई। अब मैंने पैसा कहां पे लिखना है, राम के परचेज के डेबिट में। इधर देखना सामने स्क्रीन पे देखो, डेबिट साइड लिखा हुआ है, गुलेन क्या हुआ सामने देखो, और राम के इस साइड लिखना है क्रेडिट में, क्योंकि राम क्रेडिट में आ रहा था। अब इन दोनों के अलग अलग बॉक्सेस भी बना दिए, ये डेबिट वाला, ये क्रेडिट वाला। राम के डेबिट में लिखना है ना, अब देखो मैंने राम के इस साइड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सर ऊपर वाली डेबिट में लिखना है। और सॉरी राम के नहीं, परचेज के, सॉरी परचेज के, राम के किस तरफ लिखना है, क्रेडिट में, क्योंकि किसी भी एंट्री का लोअर साइड होता है क्रेडिट वाला, और इसका कॉलम क्रेडिट वाला कौन सा है। किसको थोड़ा थोड़ा समझ आया और किसको सारा समझ आया, लिखना एक बार के लिए। फॉर्मूला नहीं मैं पूछ रहा कि डेबिट क्यों किया क्रेडिट, मैं सिर्फ आपसे प्रेजेंटेशन पूछ रहा हूं। जिसको डेबिट किया है उसको देखो डेबिट वाली साइड पे लिख लिया, जिसको क्रेडिट लिया, क्रेडिट मतलब दूसरी वाली लाइन, उसका क्रेडिट यहाँ पे लिख लिया। आने का आया समझ, चलो काफी सारे बच्चों को आ गया, अच्छी बात है। बाकी अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे है क्या। और अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ठीक है जी, अगली एग्जाम्पल समझा रहा हूं। अभी मैंने एग्जाम्पल ली थी कि हमने सामान खरीदा है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ना, क्या लिखी हुई है, वी सोल्ड गुड्स टू मिस्टर कोहली। सेल का मतलब खरीदना होता है कि बेचना, किसको सामान बेचा मैंने, कोहली को। अब इस क्वेश्चन में दो इंपैक्ट बताने हैं मेरे को, बताओ कोहली जो है इस क्वेश्चन में रिसीवर है कि गिवर है। मैंने कोहली को सामान बेचा, कोहली को मिला, रिसीवर हो गया। क्या कोहली एक पर्सन है, हाँ हेमंत कोहली पर्सन है। पर्सन है तो कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल, और पर्सनल रूल था इंडिया इज अ कंट्री फुल ऑफ रिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो कोहली होएगा डेबिट में, मानते हो, क्योंकि आपने बोला कोहली रिसीवर है, उसको सामान मिल रहा है, वो तो रिसीवर हो गया।
अब मैंने सामान बेचा, मेरे लिए खर्चा है कि इनकम है? इनकम है। इनकम के लिए कौन सा रूल लगेगा? नॉमिनल। तीसरे वाला नॉमिनल रूल कहता था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। अब मेरे को लिखना सिखाओ एक बार के लिए ना। ये है फॉर्मेट, ठीक है जी। इसी फॉर्मेट को मैं आगे चलाऊंगा। इसी फॉर्मेट में आप लोगों ने मेरे को क्या बताया था, क्या कहते, कोहली कौन सा था? रिसीवर था। और आप लोगों ने बताया था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। समझ लो डेट डाल देते हैं 1/5 से ही। तो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर का नाम क्या है? कोहली। अब ध्यान से देख लो, जिसको नहीं समझ आई थी पिछली वाली, कोहली अकाउंट डेबिट। समझ लो 1000 का सामान है तो डेबिट में लिख दिया। ठीक है जी। सर एलएफ में कुछ नहीं लिखना होता? नहीं बेटा, ये एलएफ वो है जो घर पे बैठे हुए बुजुर्ग होते हैं, जो जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर पड़ी होती है, मंजे पे बैठे होते हैं। फिर बनाते क्या है इसे? तो जबरदस्ती मार दे उन बुजुर्गों को, भगवान देखेगा उनको। तो उसकी कोई लोड़ ही नहीं है, ऐसे ही बना दो। नहीं, मैंने एक्चुअली ना फोन किया था, जिन्होंने अकाउंट बनाया ना, मैंने फोन किया था कि पलक कह रही है लोड नहीं है, तो उन्होंने मानी नहीं बात बेटा। हाँ, अच्छा, कोहली अकाउंट डेबिट। अब मैंने सामान बेचा था, मेरे लिए इनकम हुई ना, इनकम को बोला जाता है सेल्स। अब मेरे को डेबिट साइड तो मैंने देखो लिख लिया स्क्रीन पे। अब क्रेडिट साइड कहां से शुरू करूं? कोहली के नीचे से या सेंटर से? सेंटर से। यहां से पहले क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। बिल्कुल ठीक है जी। और सेल्स अकाउंट वाली चीज क्रेडिट वाली है, तो क्रेडिट का कॉलम ये है, तो यहां पे लिख देंगे, दोनों का बराबर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नरेशन लिखते होते हैं। नरेशन लिखने का मतलब होता है कि इसकी एक्सप्लेनेशन। यार साइलेंट करो, किसका फोन है? बस ठीक है, चलो चलो कोई बात नहीं। अब देखो मैंने सामान बेचा है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर कोहली, इसको बोला जाता है नरेशन। नरेशन का मतलब होता है उसकी एक्सप्लेनेशन। मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन वाली लाइन रिपीट कर दो। अच्छा, नोली लिख दिया। लिखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। कई कई टीचर इसको 4 भी लिख देते हैं, तो आप लोग आलसी हो, आप लोगों के लिए 2 अल्फाबेट बच जाएंगे, आप 4 लिख लेना। अब यहाँ पे पहले देखो जो क्वेश्चन था, फर्स्ट इंपैक्ट चेक करो। ये मैंने आपको कल भी सिखाया था जब करा रहा था। हमने जो सामान बेचा कोहली को, उसके 2 इंपैक्ट चेक करने हैं। एक तो मेरा स्टॉक रिड्यूस हो गया। स्टॉक रिड्यूस होने का मतलब है मेरे लिए सेल हुई। अब सेल जो है मेरे लिए इनकम है। अगर आप ध्यान से देखोगे, सेल मेरे लिए क्या है? इनकम। इनकम के लिए अब आप लोगों ने ना माइंड में फिल्टर लगाने हैं। इनकम के लिए कौन सा रूल है? 3 तरह के रूल है। पर्सनल रूल में तो पर्सन आ रहे होते हैं, रियल रूल में एसेट आ रही होती है, नॉमिनल रूल में इनकम आ रहा है। तो इनकम आ रहा है नॉमिनल रूल में। और रूल सोच के देखो क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया। फर्स्ट इंपैक्ट समझ आया। सेकंड इंपैक्ट देखो कौन सा है। सेकंड इंपैक्ट है मिस्टर कोहली। मिस्टर कोहली कौन है? एक पर्सन है। सर मिस्टर कोहली पर्सन है? बिल्कुल। पर्सन के लिए कोहली क्या है? वो रिसीवर है, क्योंकि उसको सामान मिल रहा है। रिसीवर है तो उसके लिए कौन सा रूल लगता है? पर्सनल रूल और डेबिट। क्लास चलेगी अभी आधा घंटा चलेगी भाई साहब, ये चैप्टर ऐसा है। आपने जाना है आप जा सकते हो। आज मैं किसी के नहीं जाना है, चले जाओ। ट्यूशन है कौन सी? डांस क्लास जाना। चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास अभी चलेगी 15 20 25 मिनट चलेगी। मेरे को ये टॉपिक सिखाना है। क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं ऐसे कैसे बीच में छोड़ दूं? तेरी क्लास है, तू चला जा। क्लास फिर ये लगा लियो घर पे। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। कल इधर देखना, एंट्री समझ में आ गई है। आज का दिन आपने पेशेंस रखना है, कल जल्दी छुट्टी कर दूंगा, ठीक है जी। क्योंकि ये वाली क्लास के बिना चल ही नहीं पाएगा कुछ। पहली एंट्री लिखनी थोड़ी थोड़ी समझ आई? थोड़ी थोड़ी समझ आई ना? कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल जीरो समझ आया हो? जल्दी से बताओ, ताकि फिर मैं दूसरे एंगल से समझाऊं। सबको थोड़ा बहुत समझ आ गया? सेकंड रूल कर रहे हैं, रियल रूल। रियल रूल देखो किससे रिलेटेड होता है? हेमंत बिल्कुल समझ नहीं आया? आ गया ना? हाँ, रियल रूल किससे रिलेटेड है देखना, ऊपर पहले ही बता देता है। रियल रूल एसेट से रिलेटेड है। अब पढ़ के देखो पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहे हैं।
हेमंत इधर। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, अगर बिजनेस कोई एसेट परचेज कर रहा है इन अदर वे एसेट्स आर कमिंग इनटू द बिजनेस। अगर मैं कोई एसेट खरीद रहा हूँ, एसेट मतलब एसी, फर्नीचर, बिल्डिंग मैं खरीद रहा हूँ, तो दुकान में आ रहा होगा, आने का मतलब हो गया कमिंग इनटू। ठीक है, तो मेरे लिए उसका फॉर्मूला क्या होता था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बैंक यार पर्सन है, अभी तो करवा के आया हूँ। बैंक एक बैंक की इतनी बड़ी बिल्डिंग मेरे पास आ रही है, वो बैंक बैलेंस है यार। बैंक बैलेंस इज अ डिफरेंट थिंग, बैंक इज अ डिफरेंट थिंग। अच्छा जी, रियल रूल का फॉर्मूला देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पढ़ के देखना। एसेट्स, एसेट्स क्या होती हैं पढ़ लो, जिसको एसेट नहीं पता। पॉइंट नंबर 1, एसेट्स मीन विच आर प्रॉपर्टी, या फिर ये और लिखे हुए हैं सारे। ठीक है, पहला पॉइंट पढ़ो जल्दी से, क्या लिखा हुआ है, एसेट विच इज, ठीक है, विच आर प्रॉपर्टी, या फिर जिससे मैं इनकम कमा सकता हूं या जिससे कैश जनरेट होता है। मैंने एक मशीन लगाई, मशीन क्या हो रही है, सामान बना रही है, उसको बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो वो मशीन भी क्या होती है, एसेट। या कोई ऐसी अमाउंट विच इज रिसीवेबल फ्रॉम एनी पर्सन, मैंने किसी कस्टमर को उधार पे सामान बेचा, सामान बेचा है तो क्या मैं पैसा भूल जाऊंगा? अगर आपने ऐसे पैसा भूल गए तो आपके दुकान के सारे भांडे बिक जाएंगे, घर के भी भांडे बिक जाएंगे। तो हमने भांडे बेचने हैं। सर जिसकी बर्तन की दुकान हो वो तो कहेगा भांडे बिक जाए, बेटा ऐसे मत करना, वो कहेगा बर्तन दूसरे वाले बिके, घर के बर्तन ना बिके। ठीक है जी, तो अगर मैंने कस्टमर को माल बेचा, अगर मैंने कस्टमर को माल बेचा किस पे, उधार पे, वो कह रहा है कि 1 महीने बाद दूंगा पैसे, तो 1 महीने बाद पैसा मिलना है ना, तो वो भी आपकी एसेट है। एसेट की 3 कैटेगरी जल्दी से याद करो। पहली कैटेगरी, या तो वो मेरी प्रॉपर्टी है, सर प्रॉपर्टी मतलब जैसे मेरा मोबाइल, ये मेरे लिए मेरी एसेट है, मेरा टीवी ये मेरी एसेट है, मेरा टेबल मतलब मेरी बिल्डिंग, ये मेरी एसेट्स होती है, ये कैमरा भी मेरी एसेट है। दूसरा, या तो कोई ऐसी चीज जो मेरे को इनकम, दूसरा पढ़ो स्क्रीन पे, ऑब्वियस है ये भी मेरी एसेट है। स्नेहा कह रही है क्या चेयर्स और टेबल भी आपकी एसेट है, मैंने कहा एसेट है। स्नेहा कह रही है उससे पैसे कैसे आ रहे हैं, मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं चेयर्स ना खरीदता तो बच्चे कहाँ बैठते? अच्छा, अगर नीचे सारी मिट्टी या वो पत्थर रोड़ियां होती फिर कहाँ बैठते? बहस करने के लिए तो कुछ भी कर लो। एक दिन है इज्जत, एक दिन लड़की को मैं 15 मिनट नीचे बिठा दूं ना, अगले दिन लड़कियां ट्यूशन आना बंद कर देंगी, हमें है ना, इनकम खत्म। वाह इज्जत बहुत बढ़िया, इज्जत ने कहा फिर इनकम ही खत्म, अगले दिन तो लड़कियां आएंगी नहीं। लड़कियां क्या, कोई लड़का भी नहीं आएगा, वो तो नीचे बिठा रहे हैं। पहली बात है कोई भी नहीं आएगा। तो आप लोगों को लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कुर्सी को बेच के, अब मेरे बिजनेस में जो मैंने मशीन लगाई, अर्पण आपने आंसर देना है, मैंने एक मशीन लगाई मग बनाने की, आपको पता है ना ये वाले मग वो फोटो प्रिंटर वाले वो बनाते हैं, ठीक है, 100-200 का फलाना जो भी है, कॉन्सेप्ट सीख लो। अब जिस दुकानदार ने ये कप बनाने की मशीन लगाई है, अब मशीन तो उसकी पड़ी है, अब आप लोग मेरे को बताओ मशीन उसकी एसेट है कि नहीं है? अब अगर स्नेहा कहेगी नहीं है क्योंकि मैं कौन सा एसेट को बेच रहा हूं, बेटा वो एसेट जो है मेरे लिए इनकम कमा के तो दे रही है ना, मग बना के दे रही है। चाहे मेरी ये चेयर टेबल और कैमरा है, उस पर मैं स्टूडेंट को बिठा रहा हूं ना, तो मेरे को पैसे कहां से आते हैं? स्टूडेंट से। मेरा क्लाइंट बैठता है वहां पे उस चेयर पे, पैसे कहां से आते हैं? फिक्स्ड वाली एसेट्स है। तो ये भी हमारी एसेट्स होती हैं जिसको बेच के पैसे। स्नेहा इधर बेटा, ध्यान मोबाइल पे जाएगा, कॉन्सेप्ट कैसे सीखोगे? अगर फोन पता ही नहीं है किसका है फिर तो बजने दो। तो यहाँ पे सीख लो, मेरे को जो मेरी एसेट है उसको बेच के नहीं पैसा कमा रहा, उसको मैं बिजनेस में यूज करके, जी हाँ, जिनसे इनकम कमा सकते हैं। हमने वैसे वो सीखा था कि जिसको हम बिजनेस में यूज करके पैसा कमाते हैं, वो भी मेरी एसेट है। एक्चुअल में चौथा पॉइंट यहाँ पे मेरे को ये लिखना चाहिए था कि विच आर यूज्ड इन द बिजनेस, जिसको मैं बेचता नहीं हूं उसको यूज करके अपनी दुकानदारी चलाता हूं, वो मेरी एसेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, एसेट की एग्जाम्पल देखो, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, बाद में लिखवा दूंगा, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, व्हीकल्स। आप लोगों को पता है ये फर्नीचर मेरी एसेट है, अब तो मैंने आपको सिखा दिया। मशीनरी भी, व्हीकल, व्हीकल मतलब कि मेरी बाइक एक्टिवा, सर ये भी आपकी एसेट है। यार कहीं पे काम जाना है, किसी को भेजना है, कस्टमर के पास लेन देन है ना, सामान मार्केटिंग वाले को भेजना है, तो मेरी एसेट है। अब ये देखो, ये डेटर्स कौन होते हैं पता है आपको?
हाँ तो वही, तो उसने वही तो बोला था कस्टमर, उसने भी वही बोला था कस्टमर। हाँ उधार वाला कस्टमर, ये वर्ड भी ठीक है, जिसको मैंने उधार पे बेचा है, बाद में मेरे को पैसा मिलने है। अब अर्पण कह रहे हैं सर डेटर आपकी एसेट कैसे हुई, फर्नीचर तो मान लिया आपकी एसेट हुई, तो मैंने आपको एसेट के ना अलग अलग एंगल सिखाए हैं, या तो मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या कहीं से मेरे को इनकम जनरेट हो जाती हो, या कोई पैसे मेरे रिसीवेबल हो। रिसीवेबल का मतलब है जहां से मुझे पैसा मिलना हो। जैसे मैंने बैंक में एफडी कराई, एफडी के ऊपर मेरे को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अभी मिला नहीं है, बैंक वाले कह रहे हैं 6 महीने बाद इकट्ठा दे देंगे, तो वो भी मेरी क्या है, रिसीवेबल, मतलब मेरी एसेट है। ऐसे ही डेटर्स भी मेरी एसेट है। अगला देखो, लोन गिवन टू एनी पर्सन, ये मेरी एसेट कैसे हुई, बहुत बढ़िया निक, क्यों, ब्याज भी आएगा और लोन का पैसा भी तो वापस आएगा, तो वो भी मेरी एसेट है। ठीक है जी। अब इसके लिए आगे एग्जांपल, चल भाई आगे। अब इसकी एग्जांपल देखो क्या है, परचेज मशीनरी वर्थ रुपीज कितनी है, 25,000। सर वर्थ का मतलब वैल्यू, वर्थ मतलब वैल्यू। मैंने कितने का सामान खरीदा, मशीनरी खरीदी है क्या आया क्या गया। अब आप लोगों ने मेरे को इसकी एंट्री बतानी है। फर्स्ट इंपैक्ट में मशीनरी आई है, पहले मेरे को बताओ फर्स्ट इंपैक्ट मेरे को चेक करने हैं। एक सेकेंड, बेचारा पेन भी कह रहा है कि कब तक बिठाओगे फर्स्ट। की बात सामने नहीं नहीं पलक, आपका तो रोज का है, आपको तो जल्दी जाना होता है हमेशा ही। कब दो ही अरे मतलब आप डेली बोलते हो ना कि जल्दी छोड़ दो, बस करो बस करो, अभी चलने दो प्लीज। कौन सा, बोली भी नहीं। चलो। नहीं अगर आपको इमरजेंसी है, जाना है, मैं किसी को रोक नहीं रहा, जाना है तो चले जाओ। मेरे टॉपिक का फ्लो बना हुआ है, मेरे को टॉपिक, कोई और क्लास होती ना तो मैं आपको पहले ही छोड़ देता। वैसे मैंने आज तक कभी बिठाया है क्या 2-3 मिनट से ज्यादा, कभी भी नहीं। फर्स्ट इम्पैक्ट अब मेरे को चेक करना है। एक मेरा फर्स्ट इम्पैक्ट आया बेटा मशीन का, मनन इधर, मोक्ष इधर। पहले ये बताओ मशीन मेरी एसेट है या पर्सन है या एक्सपेंस। मशीन मेरे लिए एसेट है। अब मेरे को बताओ ये एसेट बिजनेस में, एसेट बिजनेस में आ रही है। जसप्रीत बैग रख दे साइड पे, सभी का ध्यान दे, ऐसे मत रखा कर, थोड़ा रिस्पेक्ट किया करो बुक्स को, इन्होंने आपकी रिस्पेक्ट करनी है। हाँ अब मेरे को बताओ एसेट जो है बिजनेस में, ये मशीन बिजनेस में आ रही है कि जा रही है। कमिंग इन के लिए कौन सा रूल होता है, कमिंग इन के लिए डेबिट एज पर रियल रूल, डेबिट एज पर रियल रूल। फर्स्ट इंपैक्ट देखना किसको समझ में आ गया, आनिक इज्जोत, चलो हेमंत को नहीं समझ आया, आगे। सेकंड इंपैक्ट इज्जोत, सेकंड इंपैक्ट आपने सोचना है क्या इम्पैक्ट, क्या हुआ, क्यों बातें कर रहे हो, मेरे को बताओ। कोई अगर कुछ है तो बताओ ना मेरे को, मैं सॉल्व करवाऊं। हाँ तो वो कह रहे दो फोन दो। अब अगर उसको पता ही नहीं है उसका आ रहा है कि नहीं, रख दो यार, छोड़ दो, आप रख दो, बैठ जाओ यार बैठ जाओ। जिसका फोन बज रहा है बजता रहे, कोई चक्कर नहीं है। मेरे फोन बज रहे होते हैं, मैं कभी उठाता हूँ, बजते रहे, सारी क्लास की डिस्टरबेंस हो जाती है। सेकंड इंपैक्ट बताओ। एक सेकंड, सेकंड इम्पैक्ट कैश। पहले ये सोच रहे कैश एसेट है, यस, क्योंकि कैश भी मेरी प्रॉपर्टी है तो वो भी मेरी एसेट है। गोइंग आउट है, तो गोइंग आउट ये होता है डेबिट, जो चीज आ रही है वो डेबिट, जो चीज जा रही है वो क्रेडिट। कैपिटल को प्रॉपर्टी नहीं कहते, सिखाऊंगा कार्तिक, वो भी सिखाऊंगा। वैसे अभी के लिए देखो सिर्फ इतना बता देता हूँ, कैपिटल हमारी एसेट नहीं होती, जो उसका एसेट जो उसका कैश होता है वो होती है। अब मेरे को जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बन गया, ये वाला जिसका फोन है ये वाला उठाओ फोन, ये तो फोन अब तब मिलेगा जब फाइन भरेंगे बच्चे। इधर लाओ फोन, इधर लाओ, ये वाले फोन पे 20 रुपीज फाइन लग चुके हैं।
फोन रख दो यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम ये वाला टॉपिक करें, वो ज्यादा बेटर है। अब मेरे को यहाँ पे जर्नल एंट्री सिखाना। जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? क्या चीज आ रही है? डेबिट क्या हो रही है? मशीन। क्रेडिट क्या हो रहा है? तो एंट्री लिखेंगे कैसे? मशीन। समझ लो 1000 की। पहला लिखना समझ आ गया? मशीन अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या लिखेंगे? क्रेडिट वाला। यहाँ पे ये हो गया आपका डेबिट वाला, ये हो गया क्रेडिट वाला। ब्रैकेट में फिर हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग मशीनरी परचेज्ड ऑन कैश। ऑन कैश, क्रेडिट नहीं, कैश दी है मैंने, देखो उधार पे नहीं खरीदी। नहीं, क्रेडिट में भी हो सकती है। ये वाली एंट्री लिखनी समझ आ गई। अब देखा जाए तो हमने 3 एंट्री जर्नल में लिखनी सीख ली है। अब थोड़ी बहुत और समझ आई है ना। अब तीसरा रूल चलेगा नॉमिनल। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे ना दोनों एंट्री के दोनों इम्पैक्ट, इस एंट्री के दोनों इम्पैक्ट ना रियल रूल से आए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी रियल रूल लग रहा था और यहाँ पे भी रियल रूल लग रहा था, लेकिन जर्नल एंट्री का फिक्स नहीं है कि हमेशा ही रियल रूल लगेंगे। अब तीसरी एंट्री कर रहा हूं ना मैं, तीसरा रूल कौन सा लगना है हमारा? नॉमिनल। उसमें जो मैं एग्जांपल लूंगा उसमें देखना कि जरूरी नहीं है कि दोनों ही, डेबिट भी क्रेडिट भी, रियल से हो या नॉमिनल से हो। पहला वाला तो हाँ जी, मशीन वाला नहीं नहीं नहीं, एक्सपेंस वो होते हैं जो मेरे बार बार हो। मशीन मैं कभी कभार खरीदता हूं तो वो मेरी एसेट्स है। तीसरा रूल है नॉमिनल रूल। नॉमिनल रूल किससे रिलेटेड है? पॉइंट नंबर 1 पढ़ना। नॉमिनल रूल किससे रिलेटेड है? एक्सपेंसेस और गेन से। इसका याद है इसकी पोइट्री क्या बनी थी, क्या शायरी बनी थी? चलती है गाड़ी उड़ता है, चलती है गाड़ी, चलती है गाड़ी उड़ता, बेटा उड़ता। नहीं तो मैं तेरे को यहां से छोड़ूंगा तो कहीं और उड़ जाएगा। चलती है गाड़ी उड़ता है प्लेन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल गेन। अगर तो कोई एक्सपेंसेस हुए, पॉइंट नंबर 2, इज्जत बातें मत, बस छुट्टी होने वाली है 5 मिनट में। सेकंड नंबर क्या लिखा हुआ है? कोई एक्सपेंसेस है तो उसको डेबिट कर दो, कोई इनकम्स है क्रेडिट कर दो। अब एक्सपेंसेस और इनकम्स के डेफिनेशन पढ़ के देखो क्या क्या लिखा हुआ है। एक्सपेंसेस, अब मेरे पास एक बड़ा वैलिड डाउट आया था, पता नहीं बच्चों ने सुना है कि नहीं, सर जो मशीन खरीदी थी, फर्नीचर खरीदी थी, वो भी तो मेरा एक्सपेंस है। नहीं, एक्सपेंस वो होते हैं जो मेरे बार बार होते हैं, हर रोज हर महीने। मशीन क्या मैं हर महीने खरीदूंगा? नहीं, खरीद ली, अब 8-10 साल चलती है मशीन। गाड़ी खरीद लो 5-10 साल कहीं नहीं गई, बाइक खरीद लो 8-10 साल कहीं नहीं जाता, एसी खरीद लो, हर महीने लेते हो क्या? हर साल नहीं, 5-6 साल चल जाता है। तो एसेट के और एक्सपेंस में एक डिफरेंस होता है। एक्सपेंस वो खर्चे हैं जो हर रोज होंगे, हर महीने होंगे, चाहे हर साल होंगे। रेंट हो गया, सैलरी हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गया, बिजली का बिल, पानी। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, जो एसी है, जो मैं पूछ रहा हूँ जो एसी है, एसेट है या एक्सपेंस है? एसेट है क्योंकि कभी कभार खरीदते हैं। एसी का बिल एक्सपेंस है। वर्कर को सैलरी देता हूँ हर महीने, एक्सपेंस है। अच्छा जी, टीवी खरीदा, एसेट है। टीवी का जो बिजली का बिल है वो, तो समझ गए। तो एक्सपेंस वो होते हैं जो हर रोज हर महीने होते हैं। अच्छा गाड़ी खरीदी, मत कर यार जो गाड़ी खरीदी एसेट है, खर्चा नहीं है, ये एक्सपेंस नहीं है। गाड़ी हम कभी कभार खरीदते हैं। गाड़ी का पेट्रोल, मनन इधर पॉइंट भूल जाएगा। गाड़ी खरीदी वो क्या है? एसेट। गाड़ी का पेट्रोल, गाड़ी की सर्विस करा रहे हैं क्यों? क्योंकि हर 6 महीने में करानी पड़ती है। नहीं नहीं, अभी तो एक्सपेंस पे आ रहे हैं ना। और दूसरी चीज, गाड़ी का इंश्योरेंस हर साल होता है। क्यों यार? होता वो तो अब आई है ना स्कीमें, उसमें जुड़ा तो हर साल का होता है। जैसे 5 साल का खत्म हो गया, फिर एक साल का तो कराते हो। गाड़ी का इंश्योरेंस जो है समझ लो हर साल कराते हैं। ये एक्सपेंस है या एसेट है? एक्सपेंस है। तो जो खर्चे आपके बार बार हो, हर रोज हर महीने हर साल, वो सारे एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। अगर कभी कभार हो वो आपकी एसेट होती है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। फॉर्मूला क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस
अब ये लिखा हुआ है जी, ये देखो रेंट पेड बाय बिजनेस। अब हम ट्रांजैक्शन सीख रहे हैं। रेंट पेड बाय बिजनेस ₹300। रफ कॉपी पे या कहीं पे भी आप लोगों ने वैसे नोटिंग में तो लिख लिया होगा। इसकी जर्नल एंट्री बना के देखो क्या बनेगी, बस इसके बाद छुट्टी है। इसकी जर्नल एंट्री देखो। इसमें पहले तो फर्स्ट इंपैक्ट और सेकंड इंपैक्ट चेक करो, क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहे हैं। मैं बिजनेस की बिल्डिंग रेंट पे ली थी और उसको रेंट दे दिया। एक कैश जा रहा है मतलब कि, और एक सर्विस मिल रही है मतलब रेंट का खर्चा हो गया मेरे लिए। तो इसका इंपैक्ट देखो, लिखो जी पहला इंपैक्ट। पहले आप लोग अपने आप ट्राई करो जर्नल एंट्री पे। रेंट पेड बाय बिजनेस ₹300। आज का आखिरी है, इसके बाद मेरे रूल सारे खत्म हो जाएंगे। एक मॉडर्न या एडिशनल रूल रह जाएगा, वो बड़ा आसान है। रेंट पेड बाय बिजनेस, पहले फॉर्मेट बनाओ। 2 इंपैक्ट लिखने हैं आपको और जर्नल एंट्री करनी है। जो फॉर्मेट में हम कर रहे थे ना, उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। देखें जी किसकी सही आती है। आनिक हो गई मनन एंट्री, या किसी ने वैसे सोचा क्या एंट्री बनेगी? क्या बनेगी कार्तिक? किसको क्या आएगा? एक कह रहे हैं रेंट, रेंट आएगा डेबिट में। क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिट में क्या आएगा? सीख रहे हो, उम्मीद मेरे को कम थी कि जवाब दे पाओगे। अब देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूं, इधर देखो फर्स्ट इंपैक्ट मेरे को कहां पे चेक करना है। पहले देखो मैं इधर लिखा हुआ है फर्स्ट इंपैक्ट। देखो मेरे को चेक कर रहा हूं मैं कैश पे। सोच के देखो, अगर मैं किसी को रेंट पे कर रहा हूं, इधर लिखा ही हुआ है पेड। पेड का मतलब पैसा मिलना होता है कि देना? तो फर्स्ट इंपैक्ट मैं चेक कर रहा हूं कैश पे। कैश मेरे लिए क्या है? एसेट। कैश जो है मेरी एसेट है। और एसेट सोचो बिजनेस में से आ रही है कि जा रही है? तो अगर जा रही है तो एसेट किस रूल से रिलेटेड होती है? रियल रूल से। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जा रही है तो ये क्रेडिट होगी। पहला इंपैक्ट समझ में आया? एक बार फिर से, कैश क्या है? मेरी एसेट। एसेट के लिए रूल होता है रियल रूल। रियल रूल कह रहा है डेबिट वो करो अगर आ रही हो, क्रेडिट करो जो जा रही हो। तो अब रेंट दे रहा हूं तो कैश आ रहा है या जा रहे हैं, या खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहे हैं? जा रहे हैं। तो अगर रेंट कैश जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। पहला इंपैक्ट समझ आया? सेकंड इंपैक्ट बच्चों को समझने में दिक्कत आती है। सेकंड इंपैक्ट यहाँ पे पड़ रहा है बेटा रेंट का, जो आपने उसकी बिल्डिंग यूज की उसी का तो खर्चा दे रहे हो। तो सेकंड इंपैक्ट मेरा देखो किस पे है? रेंट पे। अब सोच के देखो, रेंट मेरे लिए खर्चा है कि इनकम है? मैंने बिल्डिंग उधार पे ली हुई है, वो कह रहा है इनकम है। भाई मैंने बिल्डिंग उधार पे ली हुई है। भाई बिजनेस ने ही तो उधार पे ले रखी है बिल्डिंग किसी की। बार बार पैसे देने पड़ रहे हैं ना। ओनर के हिसाब से तो हम अभी भी नहीं सोच रहे, बिजनेस के हिसाब से ही सोच रहे हैं। बिजनेस ने ही तो दुकान रेंट पे लेके चलाई थी। तो ये रेंट बिजनेस के लिए खर्चा है कि इनकम? खर्चा। खर्चे के लिए कौन सा रूल होता है? तीसरा, नॉमिनल। नॉमिनल रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस। तो इधर देखो, तो रेंट, रेंट कौन सा है? एक्सपेंस, मतलब नॉमिनल रूल यानी कि डेबिट। तो एक डेबिट हो गया, एक क्रेडिट। एक बड़े इंटेलिजेंट बच्चे की अंतर भावना से, अंतर आत्मा से एक डाउट आ रहा है, क्या सर दोनों इंपैक्ट में डेबिट या दोनों इंपैक्ट में क्रेडिट आ सकता है? बेटा नहीं, क्योंकि ट्रांजैक्शन के 2 इंपैक्ट होते हैं। पैसा लोगे तभी तो कोई चीज दोगे, ठीक है? तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? ये देखो जर्नल एंट्री ये है, रेंट अकाउंट डेबिट। आपने यहाँ पे लिखा था ना रेंट आपका एक्सपेंस है, इधर स्क्रीन पे। एक मिनट, जैसे कॉपी बंद होने लगी एक जर्नल एंट्री अब और कराऊंगा, एक जर्नल एंट्री और। अब आपकी पनिशमेंट है सबकी, जो जो एक जर्नल एंट्री और होगी जसप्रीत। अब नहीं नहीं, कोई भी करेगा पनिशमेंट पूरी क्लास को। पहले मेरे को ये मनन तेरे को ये समझ आ गई थी? स्नेहा आपको ये समझ, गुरलीन ये वाली समझ आई है? रेंट को मैंने डेबिट क्यों किया है? क्योंकि रेंट नॉमिनल रूल के हिसाब से खर्चा है, तो डेबिट। तो जर्नल एंट्री में देखो कैसे लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट। क्या जा रहा है? कैश। कैश कौन सी है? एसेट है ना। आ रही है कि जा रही है? जा रही है तो क्रेडिट। तो देखो टू कैश अकाउंट, अगर आ रही होती तो डेबिट कर देती। समझ आई है? अब कल मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा। कल कम से कम 20-25 ऐसे डिफरेंट करेंगे। अब यहाँ पे रेंट के साथ, एक मिनट यार, अभी मैंने कब बोला? इधर
हाँ, भी बोला था कोई काम नहीं। इधर इधर देखो, उधर और पुण्य तो मुंडे पे बैग होगा, जा रहे भाई, चलो जाओ।